नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 ये वीडियो का। हिस्ट्री इसमें हम कंप्लीट करा रहे हैं, आपको थ्योरी करा चुके हैं और थर्ड पार्ट आ गया है आज MCQs का। इसमें 1000 प्लस MCQs का वादा किए हैं, बट ये मुझे लग रहा है 2000 प्लस चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बीच रखेंगे ताकि प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो इस सेशन को अच्छे से देखिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं BSc कर रखा हूँ, B.Ed कर रखा हूँ और MSc कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। गांधी जी ऐसा करना चाह रहे थे कि विदेशी वस्तु को, क्यों, इसके पीछे रीजन था, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते थे। कुटीर उद्योग जो हाथों से छोटे स्तर पर गांवों में, शहरों में जो होता है उसकी बात कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आंसर हो जाएगा लाहौर कांग्रेस के समय। ये लाहौर कांग्रेस क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा नीचे मुझे समय दीजिए, मैं समझा रहा हूं। कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक मान्यता 1931 के कराची अधिवेशन में प्रदान किया गया था। यह संभवतः झंडा फहराने के संदर्भ में उत्तर उपेक्षित है, जिसका विकल्प ए अच्छा होगा। बात समझिएगा, कहा जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से यदि देखा जाए कि कब स्वीकार किया गया तो ये झंडा फहराने से रिलेटेड है। तो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसी से संबंधित है। बात समझ में आया, जो आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में है झंडा फहराने से, तो लाहौर कांग्रेस जब हुआ था उसी समय झंडा फहराया गया था। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैच द कॉलम है। आइए मैच कराते हैं। सरोजनी नायडू, यहाँ कहा रहा है किससे संबंधित व्यक्ति है वो आपको बताना है। तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है सरोजनी नायडू जी। आगे कहा जा रहा है MA जिन्ना की बात करें तो मुस्लिम लीग से संबंधित है, ये तो जरूर आप टिक मार लेंगे। उसके बाद क्या, तेज बहादुर स्प्रू की बात करें तो या लिबर्टी पार्टी से ही संबंधित थे। ठीक है, और BD सावरकर हिंदू सभा से संबंधित थे। तो आप इसको याद करने का कोशिश कीजिए। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, MA जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर स्प्रू लिबर्टी पार्टी और BD सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित थे। यहाँ से देख सकते हैं वही बात यहाँ पे दिया गया है कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, MA जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर स्प्रू लिबर्टी पार्टी, BD सावरकर हिंदू महासभा। ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए। निम्नोक्त में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दलित वर्ग महासंघ जो की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में की थी। तो आंसर आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर ने किया था। अब इसको समझने के लिए यहाँ से ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी। निम्न वर्गों के कल्याण हेतु भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा था यह भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में स्टार्ट किया गया था और 1927 में इन्होंने समाज समता संघ स्थापना किया था और 1942 में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किया था। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने किया था, एकदम गौर से याद कीजिए। फिर से एक बार करते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग 1920 में, उसके बाद कहता बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, समाज समता संघ 1927 में और अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में किया था।
यहाँ है अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय। अगर सचिव बोला जाए भारत के लिए सचिव की बात, तो इसका क्या मतलब होता था। इसका मतलब होता था ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। बात समझे। भारत सचिव कहाँ रहा करता था, वहाँ के संसद में रहा करता था। इंग्लैंड का जो संसद था वहाँ पे बैठा करता था भारत सचिव, और यहाँ पे गवर्नर हुआ करता था, जिसको कि हम लोग वायसराय के नाम से या गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया। तो ब्रिटेन ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार का काम हुआ करता था। यहाँ कह रहा है भारत सचिव ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री होता था। अंडरस्टैंड। भारत सचिव जो है ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री होता था। यह लंदन ब्रिटिश, यह लंदन यहाँ लिखना था, गलत लिखा गया है। लंदन ब्रिटिश भारत और बर्मा की सरकार को नियंत्रित करता था। नहीं सॉरी, अदन सही है। अदन तो ये क्षेत्र है यहीं का। तो कह रहा है अदन हो गया, अदन का क्षेत्र, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, बर्मा का क्षेत्र, ये सभी को नियंत्रित करता था। और इंडिया ऑफिस का राजनीतिक प्रमुख होता था। यह पद 1858 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1858 में स्थापित किया गया था भारत सचिव का पद। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला। बात समझ में आया। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला, यानी डोमिनियन स्टेट। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। यहाँ कहा जा रहा है कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही जुलाई 1947 को ब्रिटिश सांसद, कहाँ पे, ब्रिटिश सांसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को इस पर भारत को इसी तिथि को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी थी। गांधी जी का महत्वपूर्ण शिक्षा वो क्या देते थे, सत्य, धर्म, अहिंसा, सत्याग्रह। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका, वो सत्य की बात करते थे। बात समझ में आया। और वो बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। सत्याग्रह की बात वो नहीं करते थे, सत्याग्रह वो किए वो अलग बात है। धर्म की बात नहीं करते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो आपका आंसर सी देना सही रहेगा। कैसे, सुनिए। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके आंदोलन का एक प्रमुख अस्त्र था। गांधी जी सच्चे समर्थक थे क्या चीज़ का, तो आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग का। कुटीर उद्योग का सबसे बड़े वो समर्थक थे। इसको यहाँ देखिए, गांधी जी कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। गांधी जी कुटीर उद्योग के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी का सदस्य थे। स्वराज पार्टी के सदस्य पूछ रहा है, तो आप आंसर देंगे मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के सदस्य। सरदार पटेल नहीं थे, और गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये लोग नरम दल वाले हैं, लेकिन स्वराज पार्टी गरम दल वालों से बना था। जब जेल में चले गए थे बहुत सारे नेता, उस समय बनाया गया था स्वराज पार्टी। उपयुक्त नेताओं में से मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संबंधित थे। आगे कहा जा रहा है आपको कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो कांग्रेस, सॉरी, ये तो आंदोलन की बात कर रहा है, तो आंसर असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन जो था उसी के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे नेता को बंदी बनाकर रख लिया गया था जेल में। तो फिर क्या हुआ था, कांग्रेस बहुत स्लो पर गया था, कांग्रेस न के बराबर चल रहा था। तो उस समय क्या चलने लगा था, तो असहयोग आंदोलन के विफलता हुआ, और उस समय स्वराज पार्टी बनाया था जो भी नेता लोग बचा था। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी कब बना था, 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ पे कह रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे किस चीज़ का, तो आंसर कहिएगा स्वराज पार्टी के। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा वृश्चिक राशि में हुआ था। कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ था। क्वेश्चन है अगला, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। बात समझ में आया। तो प्रांतीय स्वतंत्रता के लिए नहीं, आगे आइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत का भावी संविधान के लिए। बात समझ में आया।
अब इसको यहाँ से समझिए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। ठीक है, इस चर्चा द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार कर रहा था, समझे, इसीलिए हुआ था। कभी कभी कुछ चीज़ पता लगता है क्या चीज़ के लिए हुआ पता नहीं, लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन समझ में आता है। गोलमेज सम्मेलन सबको लगता है कि बहुत अलग अलग ऑप्शन माइंड में आता है, लेकिन आंसर असल में यही था कि उस समय एक संविधान बनाने के लिए जो सिफारिश आया था और साइमन आयोग द्वारा वो सही नहीं था, उसी को पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कह रहा है 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिया था? ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादियों का कांग्रेस बना था, जवाहरलाल नेहरू थे। कहा जाता है 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। आगे कहा जा रहा है आपका कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं था? पंचशील का संविधान में क्या नहीं था? गुट निरपेक्षता नहीं थी उसमें, लेकिन उसमें क्या करा है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, यस। एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमिकता का परस्पर सम्मान होता था, यस। आगे कहता है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप था, तो हाँ सही था, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप तो ये भी था। आगे कह रहा है एक दूसरे के भूभागीय अखंडता और सार्वभौमिकता परस्पर सम्मान था, यस। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था, यस। अब इसको और डिटेल में यहाँ से समझेंगे तो वो बात क्लियर हो पाएगा। कह रहा है नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। ठीक है, नेहरू का विदेश नीति में कहता है यह पंचशील का सिद्धांत या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत था तथा भारत के बीच व्यापार का परस्पर व्यवहार से संबंधित 19 अप्रैल 1954 की भारत चीन संधि से औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। यह पंचशील समझौता निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित था। ये ध्यान रखिएगा कि 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। यह 5 समझौता क्या क्या था उसको पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहला यदि बात करें तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान। ठीक है, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान। 2 नंबर में कह रहा है पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन। ठीक है, आगे कहता है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। अगला है समानता और परस्पर लाभ। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील समझौता का ही 5 मुख्य बातें थी। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। अगर इंडियन पूछेगा तो सरोजिनी नायडू मारिएगा। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए वो चुनी गई थी, 1917 में कलकत्ता में। और शायद 1925 या 27 में आपका सरोजिनी नायडू चुनी जाती है, महिला में वो थी पहला। इसी को यहाँ पे देखिए फिर से पूछ दिया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा श्री एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य जेबी कृपलानी थे। बात समझिए, माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय आचार्य जेपी कृपलानी थे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आगे कहता है पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, अभी मैं बताया था आपको, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। जी हाँ सही है, 1925 जो मैंने बोला था अभी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। 1925 के कानपुर के अधिवेशन बनी थी, 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। आगे कहा जा रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा महिला भारत के विदेश में नियुक्त की गई थी प्रथम महिला राजदूत थी? तो आंसर हो जाएगा पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन क्या है समझे, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला जो विदेश में नियुक्त की गई थी महिला राजदूत थी। इसको यहाँ से समझिए, कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित भारत के विदेश में नियुक्त की गई थी प्रथम महिला राजदूत थी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? आज़ाद हिंद फौज से नहीं था तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह। मतलब सुभाष चंद्र बोस थे आज़ाद हिंद फौज में, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह भी थे, समझे, भगत सिंह को छोड़कर, इनको छोड़कर।
तो इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे। कह रहा सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह का संबंध आजाद हिंद फौज से था, जबकि भगत सिंह का संबंध इससे नहीं था। इनकी मृत्यु इसकी स्थापना के पूर्व ही हो चुकी थी। बात समझ में आया। जो भगत सिंह है, जब आजाद हिंद फौज बना था उससे पहले ही मर चुके थे वो, तो उससे कैसे ही संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस संगठित सहयोग को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी। बात समझ में आ रही है। आंसर हो जाएगा जयपुर में जमुना लाल बजाज के लिए। जयपुर में जमुना लाल बजाज, इसको समझिए। 1939 का समय है। पहली बार गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी का सत्याग्रह की बागडोर सौंप दी थी। तो जयपुर में किया था जमुना लाल बजाज को। इस चीज़ को समझिए जरा कि 1939 में पहली बार गांधी जी ने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग जयपुर रियासत में किया था। उन्होंने इस कार्य के लिए जमुना लाल बजाज को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी, जो गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी भी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा न्याय आधारित न्यायाधारिता सिद्धांत है ना, इसको समझिए। गांधी जी ने न्यायाधारिता सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप के माध्यम से आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन चलाने में वाले कौन थे। गांधी जी का ही थे संपर्क के, लेकिन गांधी जी से दूर होकर चलाए थे। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, ईबी रामास्वामी अय्यर हो जाएगा। बात समझ में आया। नायर, सॉरी, ईबी रामास्वामी नायर। कहता है ईबी रामास्वामी नायर ने अपने राजनीतिक जीवन कांग्रेस के सदस्य के रूप में प्रारंभ किया। आगे कहता है 1923 में निम्न जातियों के हित की रक्षा के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। 1944 में यह जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है कि वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था 1940 में ही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में पवनार से किया था। कहता है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। उन्होंने राष्ट्र स्थित पवनार में से सत्याग्रह शुरू किया। दूसरी सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो कह रहा है कैसे, किस चीज़ का, तो राष्ट्रीय पार्टी के। कह रहा है बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, कांग्रेस पार्टी के गरम दल के ये सब नेता थे। ये लड़ाई झगड़ा से भारतीयों को आगे बढ़ाना चाहते थे, स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। तो आपका आंसर हो जाए नील से था। इस चीज़ को डिटेल समझ लीजिए, बिहार से भी संबंधित है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है। यहाँ नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तीन-कठिया पद्धति भी कहा जाता है। इस प्रकार इसका संबंध नील से था। आपका ज़मीन है 1 कट्ठा होता है ना, 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, तो 3 धूर पर आपको करना पड़ता था क्या, नील का खेती। लोग को बहुत गुस्सा आता, क्यों अपना ज़मीन में हम नील करें, और एकदम सस्ता रेट में वो लोग लेता था। कहता है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आंसर है BR अम्बेडकर। सभी में वो जाकर भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। कि कभी कांग्रेस गया तो कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन का डेट याद रखें, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक हुआ था। याद रखेगा 30, 31 और 32 3 साल लगातार हुआ था, और BR अम्बेडकर सभी में भाग लिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का उन्होंने स्थापना किया था।
सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। जीता हुआ बंदा छोड़ दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। कहता है वह नगर इस समय किस केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश में था? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में उन्होंने क्या किया था? झंडा फहराया था। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत की प्रमुख भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना INA द्वारा मुइरांग नगर में कर्नल शौकत उल्ला मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया था। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अली जिन्ना मार देगा बच्चा लोग, इसलिए ऑप्शन ए में डाल रखा था। 1887 में ही, ठीक है, में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता के बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 72 प्रतिनिधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला वाला है ना, याद रखना है इसको। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसका अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 लिया था, मद्रास से 21 और बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 एवं पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल हुए थे इसमें। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ये जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। आगे कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो आंसर क्या दीजिएगा? A.O. ह्यूम थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इनकी स्थापना 1885 में किया गया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन थे? तो आंसर क्या दीजिएगा? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव तथा इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। आगे कहा जा रहा है A.O. ह्यूम से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? A.O. ह्यूम के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो आंसर आप क्या देंगे? उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। ये बात गलत है A.O. ह्यूम के बारे में। पहला कह रहा है कि उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो ये सही है। वह ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे, ये भी सही है। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य था, ये भी सही बात है। इस चीज़ को यहाँ से समझिए कि A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वह एक पक्षी वैज्ञानिक यानी ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की कभी अध्यक्षता नहीं की, बल्कि केवल संस्थापक ही थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस का 1906 के अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, स्वराज इसमें घोषित किया गया था, ये कलकत्ता में था। इसको यहाँ से समझ लीजिए। कह रहा है कि कांग्रेस का सत्र 1906 में अधिवेशन जिसके स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। ये भी याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी किए थे। आगे कह रहा है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। आगे कहा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया? महात्मा गांधी जी ने। तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं कर रहे थे उस समय। डिटेल में जानिए, अच्छी बात यहाँ दे दिया। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 के महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की। परिणाम स्वरूप 19 जुलाई को तो यह निर्णय लिया था, लेकिन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन हुआ था। बात समझ में आया? कब हुआ था विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन विभाजन आरंभ हुआ, प्रभावी हुआ, पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बांध दिवस के रूप में भी मनाया गया। उस दिन राखी बांधा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा सब एक दूसरे को राखी बांधो भाईचारा के लिए। आगे कह रहा है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। ये भी याद है, असहयोग का डेट याद है क्या? 20 से 22। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने किया था इन तीनों का नेतृत्व।
अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का समर्थक कौन थे? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, बहुत अच्छा, अरविंद घोष थे। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का समर्थक और प्रवर्तक अरविंद घोष थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? अंग्रेज जान गया कि इससे परेशानी हो रही है तो इसको रद्द कर दिया था। तो रद्द करने का डेट कौन सा है? आपकी आंखों के सामने है। आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में रद्द किया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में आयोजित किया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार बादशाह जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी मेरी इस अवसर पर भारत आए थे। उनकी ताजपोशी का समारोह हुआ था। इसी दरबार में एक घोषणा द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और साथ ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को घोषित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसकी अपमानित करने के लिए विरोध में प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, किसके अपमानित करने अथी में? तो आपको पता होना चाहिए खलीफा का पद, टर्किश में खलीफा का पद होता था तुर्की में, टर्किश मतलब तुर्की में, उसी के विरोध में हुआ था। कहा जाता है तुर्की में सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। अतः भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए, गुस्सा गए और फलस्वरूप 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया। 17 अक्टूबर 1919 को, और बाद में असहयोग आंदोलन इसमें मर्ज कर दिया जाएगा 1920 में। गांधी जी इसके अध्यक्ष भी हो जाएंगे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान शब्द आज हम लोग सुनते हैं, इसको देने वाला चौधरी रहमत अली थे। चौधरी रहमत अली थे। यहाँ पे कह रहा है पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में रखा था। 1933 और 1935 में लिखे गए 2 पर्चों में रहमत अली ने एक नई अस्मिता के लिए राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी। उसने पाकिस्तान नाम दिया। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और सिंध, बलूचिस्तान आते थे। वो पाकिस्तान किसको किसको मांगा था? पाकिस्तान के अंतर्गत पंजाब को भी मांग लिया था, अफगान प्रांत मांगा था, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मांग लिया था। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार कर लिया? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1940 में। इसको डिटेल से यहाँ से समझ सकते हैं कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसकी नेतृत्व नहीं किया? चंपारण का किया था, असहयोग का किया था, सबने का किया था, बहावी आंदोलन का नहीं किया था। यहाँ से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि बहावी आंदोलन का सर सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया था, जबकि विकल्प में दिए गए सभी आंदोलन गांधी जी ने किया था। सर सैयद अहमद बरेलवी। कहता है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक निकट आने का कारण कौन थे? तो लखनऊ समझौता था। 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में एक समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो आंसर कहिएगा लखनऊ में। आगे कहा जा रहा है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस बीच में पड़ा था? तो बहुत आसान है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों अलग हुए थे और फिर जाके 1916 में एक जगह होंगे, और एक जगह होने में लखनऊ समझौता था और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा हाथ था। नरम दल और गरम दल के बीच में 1907 में कांग्रेस सूरत में अधिवेशन में पड़ गया था फूट। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, भी इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से, कहे थे ना, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों पुनः एक हुए और कांग्रेस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। तो दोनों याद रखना है कि उस समय रास बिहारी बोस कर रहे थे और अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे 1916 वाला का, और लखनऊ में हो रहा था, उस समय हुआ था सूरत में, गुजरात के सूरत की बात हो रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? तो आंसर आप कहेंगे 1907 में।
अलग अलग शब्दों में बदल बदल के पूछता है क्वेश्चन। कह रहा लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के नरसंहार के शिकार हो गए? तो आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दे रहे थे, इसी में उनको लग गया था लाठी। लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम की नृशंसता का शिकार हो गए थे। कहा जा रहा है 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था की गई थी? पूना पैक्ट के बारे में कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरिजन के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन। हरिजन के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन, बात समझ में आया? 1932 में हस्तांतरित पूना पैक्ट में निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था की गई थी? तो हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन, सबका साथ ही निर्वाचन होगा लेकिन उसको कुछ छूट दिया जाएगा, आरक्षण रहेगा उसको। 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में हरिजनों के लिए आरक्षण के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड द्वारा किसके पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था 1932 में? तो आंसर हो जाएगा आपका हरिजनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, पहले ये पढ़ लीजिए। 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। कहा जा रहा है ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन चुने गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो जॉर्ज यूले थे। कह रहा है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हो रहा था उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में, और इसका अध्यक्षता यूले द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। होम रूल लीग कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसको समझने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा। कह रहा है कि भारत में होम रूल की स्थापना स्वशासन के प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 के दौरान हुआ था और इसी के बीच में 1916 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलाना अहमद अली। मौलाना अहमद अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ से समझ लीजिए। कह रहा है कि 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के नेतृत्व में किया गया। बात समझ में आया? 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपका कह रहा है हाँ, पहला यही थे, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन में तो आगा खां दे दिया है, तो आगा खां टिक मार दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर यदि हम ए की बात करें तो मौलाना अहमद अली है। तो सी ही आंसर इसका सही रहेगा। बात समझ में आया? आगा खां, क्योंकि ये जो थे नवाब सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1906 में हुई थी। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष की अगर बात करें तो आप आंसर दे देंगे इसका, लॉर्ड माउंटबेटन थे। करा विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो आंसर हो जाएगा कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेजी थे, भारतीय थे नहीं एक भी, इसीलिए। इसको डिटेल में करिए कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समीक्षा के लिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम था ना, जो सरकार हमारे देश में चलाने के लिए बनाया गया था, उसका समीक्षा करने के लिए कि सही है या गलत है,
तो मान के चले अंग्रेज रहेगा तो अच्छे ना बोलेगा। एक भी भारतीय थे नहीं, इसीलिए गुस्सा में इसके लिए चलाया गया था। करा ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग के सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग ने किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाने के कारण भारतीयों में तीव्र विरोध था और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन बहिष्कार किया गया, क्यों? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या नाम दे दिया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रमुख कारण यह था कि सभी अंग्रेजी थे और इस कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। कि भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में, कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को किया था। 12 जून 1905 को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो आंसर हो जाएगा 1917 में किया था उन्होंने। कहा जाए तो गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को कोचरब नामक स्थान पर की थी। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यहीं से आरंभ भी किया था। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई, तीन को प्रेसिडेंसी था ना, तीनों में उच्च न्यायालय बनाया गया था। किस वायसराय के समय में? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय। इसको यहाँ से समझिए। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1 जुलाई 1962 को कलकत्ता, 14 अगस्त 1862 को बम्बई और 15 अगस्त 1862 को मद्रास से उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, एक बात याद करिए, इसको कैसे याद रखिए? कैनिंग के समय हुआ था। कैनिंग से कान याद रखिए। कैनिंग से कान याद रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कानून क्या करता है, कान पे थप्पड़ लगाता है जब भी कोई गलती करता है। तो न्यायालय में होता है ना, उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय कैनिंग, कान याद रखिए, कैनिंग कान ऐसे करके। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर हो जाए 1861 में किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया? दक्षिण भारत में गांधी जी तो थे नहीं, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किए थे। राजा जी जिनको कहा जाता है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अनुकरण में दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था। यह मार्च त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य तक पहुंचा था। इसमें बहुत सारा लोग इनके साथ थे। कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किसके विरुद्ध में चलाया था? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। ब्रिटेन के विरुद्ध में युद्ध किया था, ब्रिटेन के साथ नहीं। कहा रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहाँ से समझिए, कहा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और गांधी जी के साथ महादेव देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल और मीराबेन थी। गांधी जी के निवेदन पर सरकार ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का मदन मोहन मालवीय तथा सरोजिनी नायडू को व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। यद्यपि गांधी जी ने डॉक्टर अंसारी की भी सिफारिश की थी, किंतु सरकार ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता डैश को कहा जाता है। आंसर क्या डालिए? बाल गंगाधर तिलक को। गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारत में गर्म दलीय पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इन्हें लोग प्रायः लोकमान्य के नाम से जानते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत का बेताज बादशाह भी कहे जाते हैं। ये प्रथम राष्ट्रवादी थे जिन्हें जनता से निकट संबंधी स्थापित करने का प्रयत्न भी किया था। अगला है आपका बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। उपयुक्त में से दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे कहा जा रहा है कि 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय सेना RIN
के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना, यहाँ पे पढ़िए 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना RIN के नाविक को आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया था। हड़ताल कमेटी के अध्यक्ष ने अपने आखिरी बयान में कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ब्रिटेन के सामने नहीं। आगे कहा जा रहा है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञ आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञ आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। पूरा डिटेल में यहाँ दे दिया गया, अच्छी बात है। कह रहा है गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में था। इस समझौते के प्रमुख शर्त इस प्रकार थी। पहला है सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों और अपूर्ण अभियोगों के मामले में वापस लिया जाए। अगला कथा हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभिव्यक्तियों को अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाए। अगला कथा कांग्रेस व कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस की जाए और समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने की एकत्र करने की छूट दी जाए कि वो नमक बना सके और बेच सके। आगे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। भूदान आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है भूदान आंदोलन किससे आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे किए थे। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था। अगला आपका कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? 1947 के बाद बलपूर्वक, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के। निजाम नहीं मान रहा था। 1947 के हैदराबाद राज्य के बलपूर्वक भारत संघ में सितंबर 1948 को मिलाया गया था। यह भारत का सबसे बड़ी रियासत थी। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्य का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश भी की थी? तो आंसर हो जाएगा फजल अली। आएगा कह रहा है नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में दिया, 2 साल बाद। इसने कहा कि राज्य को गठन प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं को सुनिश्चित महत्व देते हुए भाषाई आधार पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? कांग्रेस के अलावा। तो आंसर हो जाएगा केरल में बना था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको यहाँ से समझिए। कर रहा है स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी। इसका कार्यकाल अप्रैल 1957 से लेकर जुलाई 1959 तक था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था MS नवंदरीपाद, कम्युनिस्ट पार्टी से थे। अगला कहा जाता है 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, लेकिन ये ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं होगा। क्यों? नीचे पढ़िए। 1937 के चुनाव में कांग्रेस के संयुक्त प्रांत उड़ीसा और मध्य प्रांत बिहार मद्रास से पूर्ण बहुमत और बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत मतलब 86, 175 में 86 प्राप्त हुआ था। इस 6 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने पदभार संभाला। बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल अन्य दलों के सहयोग से गठित हो गया था। तो 6 कांग्रेसी हो जाता आंसर, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन में नहीं था। कहा जा रहा है आगे महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी थे लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे। आगे कहा जा रहा है गांधी जी किसी रचनाओं से प्रभावित थे, मतलब किसकी रचनाओं से? तो टॉल्स्टॉय की रचना से बहुत प्रभावित थे। कहा रहा है गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने द अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाग की मदद से टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना भी किया था। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ युक्त किया था? तो आंसर दक्षिण अफ्रीका में किया था सत्याग्रह। इस चीज़ को यहाँ समझ लीजिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आरंभ किया था। राजकुमार शुक्ल के नामक किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने पर प्रेरित भी किया था। आगे कहा जा रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह की कला का अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही सत्याग्रह का ये जो कला है वो सीखे थे।
आगे कहा जा रहा है आपका कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो ऑप्शन तो कहीं नहीं है, ऑप्शन में आंसर नीचे कह रहा है गांधी जी द्वारा एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में वहाँ गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया, कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर, कौन सा? ऑप्शन में जो नहीं दिया गया है, मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था। आगे कहा जा रहा है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कह रहा है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने हेतु गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। आगे कह रहा है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए। इसके प्रभाव से आकर ही गांधी जी ने स्वयं भारत के सक्रिय राजनेता बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो ये जो था द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए। अब इसको और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ कहा जा रहा है ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को द्विशासन की क्रियाकलाप पुनरीक्षण के लिए भेजा था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो 1919 में आरंभ किया था। गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? 1930 की बात कर रहा है तो दांडी में किया था, दांडी। अब इस चीज को यहाँ से देख लीजिए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून तोड़कर सिविल अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया था। आगे कहा जा रहा है कि यदि इसे कालक्रम के अनुसार रखा जाए तो इसके निम्नलिखित में से क्या आने वाला है? सबसे पहले क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन होगा इन सभी ऑप्शन में। उसके बाद हम क्या करेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। दांडी सबसे लास्ट में जाकर होगा। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में, दांडी होगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होगा, यानी सी आंसर होगा इसका। यहां से समझिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। दांडी यात्रा और रॉलेट कानून के चक्कर में हो गया था जलियांवाला बाग। आज का दांडी मार्च जो हुआ था 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दी गई घटनाओं में निम्नलिखित में से कालक्रम में कौन सा सही है? मतलब सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद द क्रिप्स मिशन, उसके बाद द कैबिनेट मिशन प्लान, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स मिशन, उसके बाद द कैबिनेट मिशन आया था भारत। यहाँ से समझिए, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, द क्रिप्स मिशन 1942 में और द कैबिनेट मिशन 1946 में। यहाँ उसी तरह फिर मैच करने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित क्रम को व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 2 नंबर में साइमन कमीशन है, तो पहला नंबर में आ जाएगा साइमन कमीशन, क्योंकि 1927 में आया था भारत, मतलब बना था वहाँ पे, आया था 1928 में भारत, तो हो गया। उसके बाद दांडी यात्रा हो जाएगा आपका 1930 में। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, तो आंसर देंगे गांधी इरविन समझौता, फिर जाके पूना पैक्ट होगा। देखिए इसका सीक्वेंस यहाँ से समझिए। कह रहा है साइमन कमीशन आएगा 1927 में। दांडी यात्रा की बात करें तो 1930 में 6 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 में पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? सही मेल कह रहा है तो असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं। स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये सही है।
कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया गया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन जरूर किया गया था, परंतु गौर से सुनिए, सक्रिय भूमिका नहीं था उनका। आगे था स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी तथा असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे कहा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में फरवरी 1928 में शुरू किया गया था, जो गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के खिलाफ किया गया था, और इसी में इनको सरदार का जो है ना, बारदोली की महिला लोग ने सरदार इनको कहा था। आगे कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। यहाँ देखिए, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। यहाँ कहा जा रहा है 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे? 1937 में गैर, तो आंसर हो जाएगा बंगाल और पंजाब में। इस चीज़ को यहाँ से समझिए कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बंगाल और पंजाब सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। ठीक है, बंगाल में, पंजाब और सिंध में। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हो गया था। आगे कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कहा जा रहा है कि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे कहता है इसके 2 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में कैबिनेट मिशन के लिए किसे भेजा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शक्ति के तरन के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। यहाँ पे शक्ति अंतरण करने के लिए कैबिनेट मिशन कह रहा था कि भाई कोई व्यवस्था कर दिया जाए भारतीयों के लिए। कैबिनेट मिशन 24/1946 को दिल्ली आया था। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यकारिणी तैयार करना था, अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था, जो कि यहाँ का संविधान के लिए ग्रुप बना सके। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वीर की अहिंसा। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल वीर की अहिंसा है। आगे कहा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो था 1942 में हुआ था। सितंबर 1942 में मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सौंपी गई थी। 1942 में बनाया था मोहन सिंह द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत मिस्टेक हो जाता है, सबको लगता है सुभाष चंद्र बोस ही बनाए थे। कहता वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल के दीवारों को पर भारत का इतिहास लिखा था? बात समझ में आया? वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवार पर भारत का इतिहास लिखा था? आंसर हो जाएगा वीर सावरकर थे। अभी क्या है मतलब यहाँ समझिए। वीर सावरकर ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें अंडमान सेलुलर जेल की दीवार पर भारत का इतिहास लिखा था। नासिर जिले के जैक्सन की हत्या के लिए नासिर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1931 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे हैं। आगे कहा जा रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा कारण था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन नहीं था सही, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 के विफलता अंततः भारत छोड़ो आंदोलन जन्म दे दिया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक से, कहाँ से? ग्वालियर टैंक से, टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की बैठक हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे आपको पता है? अब्दुल कलाम आज़ाद किया था, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ भी हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा अगस्त में शुरू किया गया था। आगे कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आंसर क्या कहिएगा? 1942 में पारित किया था। कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बालिया में।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश उन क्षेत्रों में से एक था जहां समांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा एवं उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारें गठित कर ली गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसको ऐसे समझिए कि स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 मई 1949 तक श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। यह किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। आगे था 22 राय द्वारा संयुक्त रूप से हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात करने के लिए बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन बना था और सारा रिपोर्ट उल्टा पुल्टा दे दिया था। हजारों लोग मरा, कहता है कि बहुत कम मरा, 200-250। कहता है जलियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के बहसी आदेश पर का परिणाम था। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को एक जांच कमेटी बैठक की, जिसकी अध्यक्षता सीटी हंटर को दिया गया था। इसीलिए इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। इस कमीशन में 3 भारतीय सदस्य चमन लाल, कौन कौन थे? चमन लाल, शीतलबार, पंडित जगत नारायण तथा साहबजादा सुल्तान अहमद खान थे। आगे कहा जा रहा है आपका कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आंसर क्या दीजिएगा? अमृतसर में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर सिटी में हुआ था। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है आपका कि असहयोग आंदोलन को क्या निलंबित किया गया था, मतलब क्यों निलंबित किया गया था? आंसर हो जाएगा चौरा चौरी में हुई अहिंसा घटना के कारण। अभी समझ लीजिए कब हुआ, कैसे हुआ कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरा चौरी कांड में हुई हिंसा के कारण सामूहिक सत्याग्रह का असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव डाला। 113 कह रहा है चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित किया? तो आंसर क्या स्थगित कर दिया? तो 113 का आंसर यहाँ नहीं है, इधर आइए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित किया, जो 1920 में उन्होंने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का संबंध अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? बात समझ में आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित कर दिया था? तो आंसर कहिएगा कलकत्ता में पारित किया था। यहाँ से समझ लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में स्वीकार किया। यह एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। किस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिल गया था? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, क्योंकि इससे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 में चल रहा था और 1920 में असहयोग आंदोलन, दोनों मर्ज हो गया। खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। इस संदर्भ में एंचिसन की टिप्पणी ने क्या बताया? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा, हिंदू और मुसलमानों की एकता एक ऐसी अवसर है, एक रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्ताव नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका असहयोग करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे और बहिष्कार करेंगे। बात समझ गया? देखिए 3 प्रमुख रूप क्या है? असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। अगला प्रश्न आपके सामने कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो आंसर हो जाएगा थूरियो से। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में थूरियो से प्रेरणा ली थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? 1930 में ही हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को, कि नमक भारतीय नहीं बनाएंगे, हम बेचेंगे बनाकर। कितना गंदा बात है, मतलब भारतीय को नमक बेचेगा वो लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 से कहता है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, समुद्र तल से मुट्ठी भर नमक उठाया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारत जनता अब ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार आंदोलन को तत्कालिक मुद्दे नमक एकाधिकार को लेकर शुरू किया गया, परंतु इसका दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। अगला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर क्या कहिएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज था। अंतिम लक्ष्य तो यही चल रहा था मन में। कह रहा महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? बहुत आसान है, 1930 में। आगे कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया? तो आप आंसर क्या देंगे? अहमदाबाद से शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इसका नाम क्या था? तो आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू कर रही थी। डिटेल जानना है तो इसे पढ़िए। कह रहा है कि गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से नमक एकत्र करके नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही देशव्यापी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। सबसे उग्र प्रतिक्रिया धरासन में हुई, जहां श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 स्वयंसेवकों ने 21 मई को नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? आंसर हो जाएगा लाहौर में। अब इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे बहुत जरूरी ये पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 1919 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसी वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज को लहरा दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ अध्यारोहण किया था? तो आंसर क्या कहिएगा? 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था? तो सबसे पहले कब मना था? 1930 को ही। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया था? तो 1929 लाहौर में। अगला कहा जा रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर एक सेकेंड महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन है आपका, सोल्यूशन है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। 1932 में इन्होंने अछूतों का हरिजन नाम दिया था, जितने भी अछूत थे उसे हरिजन शब्द दिया था। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? कहा जा रहा है 1918 के अहमदाबाद बाली हड़ताल में, मिल के लिए हुआ था। आइए इसको डिटेल में समझिए। यहाँ से कह रहा है 1918 की अहमदाबाद बाली हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। ज्ञातव्य हो कि अहमदाबाद के मिल मालिकों तथा मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, अतः मजदूरों को 35% बोनस देना सुनिश्चित किया गया। लेकर रहे थे गांधी जी उसमें। कह रहा है कि 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में गांधी जी ने अमरण अनशन किसके विरुद्ध में कर दिया था? वेरी गुड, रमैया मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णयन के लिए। इसको डिटेल में पढ़िए। कह रहा है कि रमैया मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णयन, जिसमें हरिजनों दलितों को हिंदुओं से पृथक मानकर उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, के विरुद्ध गांधी जी ने 19 सितंबर 1932 को यरबदा जेल पूना में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसका परिणाम पूना समझौता हुआ था। लास्ट में अंग्रेज को झुकना पड़ गया था। यहाँ पे दोस्त आपका पूरा कंप्लीट होता है। बस एक दो क्वेश्चन इसको करा देता हूँ। क्या है ये कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो आंसर हो जाएगा जिनोवा का था। ये काम का नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए जरा, इस चीज़ को डिटेल में पढ़िए। कर रहा है कि 1492 में सर्वप्रथम अमेरिकी महाद्वीप की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस जिनोवा का प्रसिद्ध नाविक था। इसका जन्म 31 अक्टूबर 1451 को जिनोवा इटली में हुआ था, जिसकी मृत्यु 29 मई 1506 को औलादोलिद वर्तमान स्पेन में हुई थी। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया था। इस चीज़ को यहाँ से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम सूती कारखाने की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई थी। 1854 मुंबई में। प्रश्नकाल के समय में मुंबई का जो कपड़ा मिले थी स्थापित होने के कारण इसे कपड़ा राजधानी भी उस समय कहा जाता था। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियां सबसे बड़ा संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में। और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का रहेगा, कलकत्ता नगर को किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता।